हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप देखोगे कि एक शादी बिना इंसान के भी कैसे हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले क्या करना है, भगवान का नाम ले लेना है क्योंकि ये वीडियो और भी ज्यादा हॉरर होने वाली है। रुको रुको, कैसे जा रहे हो? इसको अकेले में बिल्कुल मत देखना क्योंकि अगर आज आपने अकेले में देख लिया ना तो आई प्रॉमिस आप 10 दिन तक कहीं भी अकेले रहना पसंद ही नहीं करोगे क्योंकि ये वीडियो इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है ना कि आपको हिला के रख देगी। और हाँ, मेरे को नहीं पता ये वीडियो सही है या नहीं है, हम लोग इंटरनेट से निकाल करके लाए हैं। इंटरनेट में इस बारे में बहुत जगह फैला हुआ है, आप जा करके चेक भी कर सकते हो। जैसे कि अभी आप लोग को बताया गया है कि ये स्टोरी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, हमें नहीं पता है ये सच है या फेक है। आप लोग भी जाकर के चेक करना, ऐसे वीडियो बहुत सारे यूट्यूबर बना चुके हैं। तो चलो बिना किसी देरी के बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी 1997 की है, जब एक मशहूर गायिका को एक शादी में बुलाया गया जो शादी इंसानों की तो नहीं थी। 1997 में नूरा नाम के एक फेमस सिंगर ने भी यही गलती की थी और उस रात उसने जो भी देखा वो इंसानी दुनिया तो बिल्कुल नहीं थी। और उस दिन के बाद से नूरा ने सिंगिंग भी छोड़ दी थी। जिस औरत की आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कुवैत की वन ऑफ द टॉप सिंगर में से एक थी। तो गाइस, ये स्टोरी 1997 की है। नूरा बहुत ही फेमस सिंगर थी, उसकी सिंगिंग इतनी ज्यादा मशहूर थी, उसको हर कोई शादी में बुलाता था और उसकी सुरीली आवाज सुन करके उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नूरा की सिंगिंग के बिना वहाँ की शादी अधूरी थी क्योंकि वो एक टाइप का ट्रेडिशन बन चुका था। हर कोई बस नूरा के गाने को ही अपनी शादी में गाना चाहता था। नूरा की सिंगिंग की एक पूरी टीम थी। नूरा और उसके पूरे टीम मेंबर्स वेडिंग में जाया करते थे और परफॉर्म किया करते थे। वेद के लोगों की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलिटी थी कि वो नूरा को वहां पे बुलाते थे शादियों में और परफॉर्मेंस के लिए बोलते थे और नूरा बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस भी करती थी और नूरा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती थी। नूरा के साथ साथ उसके पूरे टीम मेंबर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। मतलब कि कुवैत में सिर्फ नूरा ही थी जो शादियों में चार चांद लगा दिया करती थी अपनी सिंगिंग से। वहाँ की वेडिंग कितनी धूमधाम से बनाई जाती थी इस चीज का पता खाना या डेकोरेशन से नहीं बल्कि वहाँ के माहौल से पता चलता था। नोरा को बहुत सारे लोग पसंद करते थे, इसलिए नोरा को और उसकी पूरी टीम को कई सारी वेडिंग्स में बुलाया जाता था और इस स्पेशल डे पे अपना जादू बिखेरने को। अब ऐसे ही नोरा एक वेडिंग से परफॉर्म करके अपने घर आती है। वो बहुत ज्यादा थक जाती है इसलिए रेस्ट करने की सोचती है। तभी अचानक उसके लैंडलाइन पे सामने एक एक औरत कॉल थी आती है। और उसकी उस टाइम आवाज पे फोन तो धीरे होते धीरे। नहीं थे, लैंडलाइन होती थी। उसमें एक कॉल आया और नोरा ने उसे पिक किया। नोरा ने जब कॉल पिक किया तब मैंने उसे उसके सामने साथ से एक 8 आदमी बैंड की मेंबर्स आवाज बुक आती हो है गए, जो इसलिए कि हम उसके एकदम फंक्शन में गाना गा क्लासिक सकता अरबिक में बात कर रहा था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी, इतनी क्लासिक अरबिक आज के डेट में ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? यानी कि हम जो हिंदी बोलते हैं वो भी एकदम प्रॉपर ये शुद्ध हिंदी नहीं होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलावट होती है, हम प्रॉपर नहीं बोलते हैं। तो आज के डेट में वहां भी प्योर अरबिक नहीं बोली जाती है, तो आखिर उसको इतनी क्लासिक अरबिक कैसे आती है? नूरा ने सोचा हो सकता है कि वो बहुत बूढ़ा आदमी होगा या बहुत पुराने टाइम का होगा। नूरा ने उस आदमी से पूछा कि आपको इतनी क्लासिक अरबिक कैसे आती है? उस आदमी ने कहा, हमने सीखी नहीं है, हमें बस आती है। ने सोचा शायद इस आदमी का इंटरेस्ट क्लासिक अरबी बोलने में ज्यादा है। अब नोरा आगे की बात करती है। नोरा उस आदमी से बोलती है, बोलिए कैसे कॉल किया? वो आदमी बोलता है कि मेरी बेटी की शादी हो रही है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। नूरा से उस आदमी ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी शादी में आए और सिंगिंग करें। जैसे आप सारे वेडिंग्स में अपना जलवा बिखेरती हैं वैसे ही हमारी शादी में भी आकर के इस शादी पे चार चांद लगा दे। तब नूरा ने अपना डायरी उठाया और सारे शेड्यूल चेक किए किस डेट पे कौन कौन से परफॉर्मेंस है। तब उसको उस डेट पे, जिस डेट पे आदमी ने बुलाया था उस डेट पे वो फ्री थी तो उसने हाँ कर दी। नूरा इससे पहले कोई भी पेमेंट की बात कर पाती, वो आदमी सामने से बोलता आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम इसके आपके सिंगिंग के 10 गुना ज्यादा पैसे भी देंगे। तब नोरा थोड़ा सा सोचती है कि आखिर ये मेरे को 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए कैसे बोल रहा है। नोरा ने सोचते हुए ये सोचा कि ठीक है, शायद हो सकता है बहुत ज्यादा रिच हो, बहुत ज्यादा अमीर हो, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। नूरा को उस आदमी ने एड्रेस भेजा और उस एड्रेस में नूरा की सिटी से बहुत ज्यादा दूर
वो जगह थी, यानी कि नूरा के सिटी से 20 से 30 किलोमीटर भी और ज्यादा दूर था। और वहां पे आपको एक वाटर टावर मिलेगा, आपको वहां पर मेरे ड्राइवर मिल जाएंगे और आपको वहां से पिक कर लेंगे, ऐसा वो आदमी बोलता है। नोरा को अगले 2 दिन में एक कुरियर आता है, उसके अंदर सारे पैसे होते हैं, मतलब सब कुछ एडवांस में मिल गया, वो भी पूरा। अब नोरा और उसका पूरा ग्रुप 2-3 हफ्ते तक गाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्लासिक सॉन्ग्स, कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और कुछ वहाँ के पॉपुलर सॉन्ग भी होते हैं। सब यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और वेडिंग से पहले हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, स्टोरी आगे सुनाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ। नोरा के ग्रुप में एक लड़की होती है, लैला, जो कि ऑड प्ले करती थी। ऑड एक गिटार जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, सब कुछ गिटार जैसा ही होता है, बट एग्जैक्टली गिटार नहीं होता। दूसरी मरियम होती है जो कि ड्रम बजाया करती थी। देन फातिमा एंड सैरा जो कि बैकअप सिंगर होते थे, और इनके साथ में होता था असलम जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करता था। प्रैक्टिस खत्म होती है, इनकी प्रैक्टिस खत्म होने के अगले दिन ही इनकी परफॉर्मेंस की डेट थी। ये सब लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर के वेडिंग वेन्यू की तरफ निकल जाते हैं। वो सब लोग सिटी से उस कोने में जाते हैं जहां जाने के लिए उस आदमी ने बोला था। वहां पर उन्हें वाटर टावर मिला और वो लोग वहां पर उतर जाते हैं। घर के सामने ही 2 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी होती है। नूरा और उसका पूरा क्रू मेंबर जाकर के उन 2 गाड़ियों में शिफ्ट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट लेकर के वो लोग अलग अलग गाड़ियों में शिफ्ट होते हैं। अब उन लोगों की गाड़ी निकलती है। अब धीरे धीरे गाड़ी रेगिस्तान की तरफ चलने लगती है। पर डराने वाली बात ये थी कि जो सिटी का व्यू था अब धीरे धीरे वो एकदम से गायब होने लगा था। रात में चारों तरफ अंधेला, उनकी गाड़ियों की सिर्फ और सिर्फ लाइट दिख रही थी, यानी कि आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी और पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी इतनी ही दिख रही थी। और थोड़ी मोड़ी जो भी चांद की रोशनी आ रही थी वो ही लाइट सिर्फ उन तक पहुंच रही थी। अब वो लोग रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच तक पहुंच जाते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट 1 आध घंटे से चले ही जा रहे थे। अभी अचानक उनको सामने एक आदमी मिलता है जो ट्रेडिशनल अटायर में था। पहले की ट्रेडिशनल हबीबी लोग अपने ट्रेडिशनल लुक में होते थे, सेम टू सेम वैसे ही अटायर में थे। वो आदमी अपने हाथों से इशारा करता है और पीछे आने के लिए बोलता है। अब नोरा और उसके ग्रुप मेंबर की जो गाड़ी थी वो उस आदमी की गाड़ी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। करीबन आधे घंटे चलने के बाद फाइनली वो लोग अपने वेडिंग वेन्यू में पहुंच जाते हैं। वो मेंशन इतना बड़ा था जितना अभी तक नोरा ने वेडिंग परफॉर्म किया है और मेंशंस को देखा है, वो उसका लगभग डबल ट्रिपल बड़ा था। बहुत ज्यादा ही खूबसूरत तरीके से डेकोर होता है और उसमें फूल, लाइट सब कुछ होता है। नूरा सोचती है सिटी से इतना दूर आने के बाद यहाँ पर कोई मेंशन कैसे हो सकता है। तभी नूरा उन ड्राइवर को थैंक यू बोलने के लिए पीछे मुड़ती है, तब देखती है कि अचानक से वो गाड़ियां गायब हो गई हैं। आखिरकार रेगिस्तान में ये 3 गाड़ियां कहाँ गायब हो सकती हैं। उसने काफी देर तक देखा बट उसको कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, रेगिस्तान में अचानक से यूं गाड़ियां कहाँ जा सकती है और वो तीनों ड्राइवर भी। नूरा ये सब सोच ही रही होती है, तभी वो टर्न होती है और टर्न होते ही उस मेंशन से एक लेडी चलकर आ रही होती है नूरा के पास। और शॉकिंग बात तो ये थी कि उस औरत ने जो भी ट्रेडिशनल लुक अपना पहना था वो ट्रेडिशनल लुक अब तो मिलना इम्पॉसिबल था। तो आखिर उस औरत ने वो ट्रेडिशनल ड्रेस कैसे पहना हुआ था। वो औरत नूरा के सामने आती है, नूरा और उसके पूरे क्रू मेंबर का वेलकम करती है। बहुत अच्छे से उनका वेलकम होने के बाद उनको बोलती है कि चलिए मैं आप लोग को वहां ले जाती हूँ जहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और ये जो मेंशन होता है एकदम महल की तरह, पुराने ट्रेडिशनल की तरह सजा होता है, मानो जैसे ये लोग बहुत पुराने थीम को फॉलो कर रहे हैं। जब नूरा और उसके ग्रुप मेंबर जब अंदर जा रहे थे तो उन लोग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इतर की स्मेल आ रही थी, जैसे कि पूरी की पूरी बॉटल ही छिड़क दी हो पूरे महल में। इस स्मेल से उनके पूरे ग्रुप का सिर दर्द होने लगता है। जब भी हम लोग परफ्यूम जरूरत से ज्यादा लगाते हैं तो हमारा भी सिर दर्द होने लगता है, और वहां तो मानो जैसे किसी ने पूरी की पूरी बॉटल ही पूरे महल में छिड़क दी हो। फाइनली ये लोग वहां जाते हैं जहाँ इन लोग की परफॉर्मेंस होने वाली थी। ये एरिया महल के बीचों बीच का होता है जहाँ पे छत नहीं होती और चांद की रोशनी सीधा वहीं पर आ रही होती है।
वो औरत उन लोगों को स्टेज दिखाती है और बोलती है दुल्हन आधी रात में आएगी, आप लोग 10:30 बजे के बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देना। इतना बोल के वो औरत वहां से चली जाती है। इसके पहले नूरा या उसका कोई भी मेंबर कोई और सवाल पूछ सके, वो औरत अचानक गायब हो जाती है। तब नूरा ने सोचा ठीक है अभी हमारे पास टाइम है, हम सारे इंस्ट्रूमेंट अपने स्टेज में लगा देते हैं और एक ट्रायल भी ले लेंगे और अपना आउटफिट भी चेंज कर लेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के टाइम पे पहनने वाले थे। नूरा का एक स्पेसिफिक आउटफिट होता है जो उसके साथ साथ उसके क्रू मेंबर भी पहन के परफॉर्मेंस किया करते थे। वो नूरा अपना आउटफिट चेंज करती है और सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेज पे सजाना शुरू कर देती है। अब उन लोगों ने साउंड सिस्टम को ऑन किया और करीबन 10 बजे के समथिंग वो लोग एक ट्रायल लेने के लिए करते हैं। तब नूरा सिंगिंग करती है। यहाँ पर उसको थोड़ा सा अजीब लगता है कि मेरी आवाज इतनी ज्यादा कैसे गूंज सकती है। जब वो सिंगिंग कर रही होती है तो उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही होती है। उसने सब कुछ चेक वेक किया और सोचा चलो ठीक है जो भी है देख लेंगे। और 10:30 ऐसे ही करते करते बज गए। 10:30 बजते ही यानी कि 10:30 बजने में मात्र कुछ ही सेकंड बाकी होंगे, तभी वहां पर अभी तक एक भी आदमी नहीं था। लगभग 10:30 के जस्ट कुछ सेकंड पहले ही अचानक से इतने सारे लोग आ जाते हैं। वो लोग बस एंटर करे ही जा रहे थे, एंटर करे ही जा रहे थे। इतने सारे लोग अचानक एक सेकंड में कैसे आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ऑफ हो गया था नूरा के लिए। ये सब देख करके उसको लग रहा था कि अभी तक तो ये एक सेकंड पहले तक तो पूरा मेंशन खाली था, अचानक से इतने सारे लोग कैसे आ गए। अब वहां का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो गया था, वहां की वाइब बिल्कुल भी चेंज हो चुकी थी। नूरा या क्रू मेंबर्स ने किसी ने भी उन आदमियों को आते नहीं देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे पलक झपकते वो लोग प्रेजेंट हो गए हों। जो औरतें थी वो प्रॉपर पुराने जमाने वाले ट्रेडिशनल लुक में थी और जो आदमी थे वो प्रॉपर अपने आउटफिट में थे जैसे वो लोग पहना करते थे, एकदम व्हाइट। और औरतों के ड्रेस का कलर था एकदम ऑफ ब्लैक। और इन सब का एंट्री करने का तरीका भी बहुत ज्यादा अलग था। कोई गेट के सामने से जस्ट सामने आ जाता, कोई मोड़ के पीछे से निकल के आता। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये इतने सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं। क्या हो रहा था नूरा और उसके ग्रुप मेंबर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 20 मिनट के अंदर अंदर पूरा आंगन भर जाता है। करीबन 300 लोग वहां पर थे या हो सकता है उससे भी ज्यादा। नोरा ने इससे भी कई ज्यादा लोगों के बीच में परफॉर्म किया था, इसलिए उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नोरा ने अपने ग्रुप मेंबर को इशारा किया और पारंपरिक तरीके से उनका वेलकम किया। लोगों को ये गाना इतना पसंद आया कि वो लोग अचानक से नाचने लगे और शोर करने लगे। जो लोग अभी तक शांति से खड़े थे वो अचानक से डांस करने लगते हैं। कुछ तो था जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एग्जैक्टली क्या था नोरा को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। देन वो कुछ कुछ नोटिस करने लगती है। क्राउड जिस एनर्जी के साथ डांस कर रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। लोगों की बॉडी मूवमेंट बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वो इतना ज्यादा ऑफ डांस कर रहे थे कि उन सब की बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि सब के सब जितने भी मेंबर्स थे यानी कि वो 300 लोग सेम टू सेम एक ही स्टेप पे डांस कर रहे थे। अगर किसी ने ऐसे हाथ किया है तो दूसरा मेंबर भी ऐसे ही हाथ कर रहा था। किसी की सर ऐसे हो रहा था तो सबके सर भी ऐसे हो रहे थे, जैसे उन लोगों ने बहुत दिनों से प्रैक्टिस की हो इस डांस के लिए। अब ऐसे करते करते 11:30 बज चुके थे। अब ये जो क्राउड था और नूरा का सिंगिंग, ये सबको देख करके किसी को भी इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो चुका था। जिस तरीके से ये लोग हिल रहे थे वो बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी बॉडी इतनी ज्यादा हिल रही थी, इतना ज्यादा मूवमेंट था कि एक नॉर्मल इंसान इतना मूवमेंट कर ही नहीं सकता है। बिना रुके बिना बातचीत किए, जैसे नॉर्मली शादियों में हम सब बात करते हैं, वो लोग बात भी नहीं किए थे आपस में। बस वो लोग नाचे जा रहे थे, नाचे जा रहे थे और एक मिनट का भी सांस नहीं ले रहे थे। लोग डांस बिल्कुल करे ही जा रहे थे, करे जा रहे थे। वो ऐसे डांस कर रहे थे जैसे उनको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो या फिर किसी ने कमांड दिया हो कि तुम्हें सिर्फ ऐसे स्टेप में या ऐसे ही डांस कंटिन्यू करते रहना है। वो सब लोग एक ऐसे पैटर्न में डांस कर रहे थे जिसको देख करके नूरा के सर में दर्द होने लगा था। उस भीड़ में से कुछ मेंबर्स आए नूरा के पास नूरा को टिप देने के लिए, क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तब वो जैसे उसको टिप देते हैं उनमें पैसे होते हैं तो नूरा ले लेती है, बट नूरा का गलती से उस मेंबर से हाथ टच हो जाता है और उनका हाथ इतना ज्यादा गर्म था, इतना ज्यादा गर्म था, मानो जैसे जलता कोयला नूरा ने अपने हाथ में पकड़ लिया हो। इतने ज्यादा गर्म थे बट नूरा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तब
नूरा ने अपनी बैकअप सिंगर को देखा। उसने देखा कि उसकी मेंबर एकदम फ्रीज हो चुकी है, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी हैं और वो कुछ नहीं बोल रही है, और जिस हाथ में उसने माइक पकड़ा हुआ था उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे। अब नूरा समझ गई थी कि ये जो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है इसको सिर्फ नूरा ही नहीं फील कर रही है बल्कि उसके सारे क्रू मेंबर्स भी फील कर रहे हैं। अपने बैकअप सिंगर को बोलती है रिएक्ट मत करना, सिर्फ परफॉर्म करो। ये लोग परफॉर्म करते रहे और इन लोगों को रात और भी ज्यादा लंबी लगने लगी। अब आधी रात हो चुकी थी। नूरा और उसके ग्रुप मेंबर्स बस परफॉर्म करे जा रहे थे, पर दुल्हन का तो कहीं पे नामो निशान नहीं था। ये लोग 3-4 घंटे से बस नाचे जा रहे थे। नॉर्मल लोग इतना ज्यादा डांस नहीं कर सकते। नॉर्मली जब हम लोग ज्यादा डांस करते हैं तो 1 आध घंटे में ही हम लोग गिरे पड़े होते हैं, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, पर ये लोग करे ही जा रहे थे डांस। नोरा और उसके ग्रुप मेंबर लगातार 5 घंटे से गाए जा रहे थे। उनके गले में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, उनकी आवाज भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। कोई भी इतना देर तक गाना गाएगा तो उसकी आवाज भी जाने लगेगी। वैसे ही नोरा के साथ भी हो रहा था, फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे थे और गाए जा रहे थे। तक उन लोगों ने 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया था। उन्होंने आज तक जितनी भी प्रैक्टिस की थी उसे ऐसा लग रहा था उसने आज के दिन के लिए ही किया है। नोरा के पास खड़ी मरियम एकदम मशीन की तरह ड्रम बजाए जा रही थी। उसके हाथ एकदम लूफ में चल रहे थे। वो ड्रम बस बजाए जा रही थी, बजाए जा रही थी। वो कोई बीट तो मिस नहीं कर रही थी, लेकिन उसका जबड़ा था एकदम कस के टाइट हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी भी टाइम टूट जाएगा। अब आधी रात हुई, वो लोग परफॉर्म कर ही रहे थे, तभी अचानक से धुआं उठता है। आज के टाइम पे लोग वेडिंग्स में एंट्री के लिए फॉग का यूज करते हैं, बट उस टाइम पे तो ये सब नहीं होता था। फिर ये धुआं आ कहाँ से रहा था? तो नोरा ने सोचा शायद बाहर पटाखे जलाए होंगे और उसका धुआं अंदर आ रहा होगा। बाद में जो नोरा ने देखा उसको समझ में आ गया ये नॉर्मल नहीं है। होता ये है कि जैसे ही थोड़ा थोड़ा धुआं कम होने लगता है तब वो देखती है जो लोग वहां पे डांस कर रहे हैं अब उनके लेग्स पूरी तरीके से बदल गए हैं, जैसे मानो वो लेग्स एक बकरी के हो। बिल्कुल भी टांगे इंसानों की टांगों जैसी नहीं लग रही थी, वो एकदम अलग लग रही थी। उनकी टांगे एकदम ब्लैक थी, एकदम चिपटी हुई, और वो लोग एकदम माइल्ड तरीके से डांस करे जा रहे थे। वो लोग हाथ उठा करके डांस कर रहे थे, तब उनकी उंगलियां अननेचुरली बड़ी होती जा रही थी। इवन उनके नेल्स भी इतने ज्यादा लंबे हो गए थे। इसको देख करके नोरा बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, इतने लंबे लंबे नाखून। बट जो सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात थी वो ये थी कि अब भी वो लोग ऊपर से इंसानी चेहरे, इंसानी हंसी और इंसानी मूवमेंट के साथ थे, बट नीचे से अभी भी वो लोग एकदम अलग थे। उन लोगों को अब काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अब सारा की आवाज बीच में पूरी तरीके से क्रैक हो गई थी। ये सब देखने के बाद वो गा ही नहीं पाई, बस वो एकदम फ्रीज होकर के खड़ी रह गई, मुंह खुला हुआ, आंखें बड़ी बड़ी और एकदम फ्रीज होकर के बस वो एकटक उन सबको देखे जा रही। साउंड बोर्ड पर हसन था, उसका चेहरा भी एकदम पीला पड़ चुका था। हसन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी मोमेंट में अब वो बेहोश हो जाएगा। अब इस टाइम पे सिर्फ 4 लोग ही परफॉर्म कर रहे थे, नूरा, लैला, फातिमा, सारा। वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस और एडवांस लेने की वजह से डिसिप्लिन, वो लोग बस सिंगिंग कर रहे थे। माइंड तो काम नहीं कर रहा था, वो भी एकदम शॉक में थी, लेकिन वो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो बस परफॉर्म कर रही थी। अब उसके पसीने निकलने लगे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी आवाज भी क्रैक होने लगी थी। बाकी लोग भी जैसे तैसे इंस्ट्रूमेंट बजाते रहे। का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। अब उनको हर गाना बहुत ज्यादा लंबा लगने लगा था। बस वो अंदर से खुद को हिम्मत दे रही थी कि मैं चीखूं ना, चिल्लाऊं ना, मैं बेहोश ना हो जाऊं, क्योंकि सबकी अटेंशन मेरे ऊपर ना आ जाए। और फिर घड़ी से पता चलता है कि रात के 3 बज गए। 3 बजते ही मेंशन की पूरी लाइट बंद हो जाती है। उस मेंशन में दूर दूर तक जितनी भी लाइटें जल रही थी सारी बंद हो जाती, और लाइट बंद होते ही वहां पे एकदम कम्प्लीटली अंधेला हो जाता है। इतना अंधेला था कि आप अपने बगल में खड़े हुए इंसान को भी नहीं देख पा रहे थे। इवन नूरा अपने फेस के सामने हाथ को भी नहीं देख पा रही थी, वहां पे इतना ज्यादा अंधेला था। वहां पास तो ना तो सड़क की लाइट थी, ना ही आसपास कोई चमक, और उस दिन तो चांद भी एकदम लो था, ना तो चांद की ठीक से लाइट आ रही थी। वहां पर इनका गाना रुका नहीं, बस पता नहीं अचानक से बंद हो गया। अब जो लोग वहां पे नाच रहे थे, ना तो उनकी सांसों की आवाज थी, ना ही उनके कुछ बोलने की आवाज, बस एक आवाज थी, वो थी कपड़ों की आवाज। जो भी वहां पे मूवमेंट चल रहा होगा तो थोड़ा मोड़ा ऐसे ऐसे कपड़ों से आवाज आ रही थी, सिर्फ उतनी ही आवाज उस पूरे महल में गूंज रही थी।
जो अभी तक सब लोग इतने एनर्जी के साथ नाच रहे थे, वो सब अब एकदम साइलेंट हो गए थे। यल्ला यल्ला, नूरा ने कहा। यल्ला यल्ला का मतलब होता है चलो जल्दी करो या चलो चलते हैं। नूरा के इतने बोलते ही नूरा और उसके ग्रुप मेंबर वहाँ से भागने लगते हैं। उन लोगों ने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, सारे साउंड सिस्टम, सारे इंस्ट्रूमेंट। वो बस अंधेरे में अंधाधुंध भाग रहे थे। नूरा की सैंडल कालीन में फंसती है तो उसने जूते तक उतार दिए और बस नंगे पैर वहाँ से भागने लगी। ये महल इतना बड़ा था कि वो लोग एक कमरे से दूसरे कमरे बस भागे ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इसका एंड ही नहीं है। वो लोग बस भागे जा रहे थे और वहाँ पे इतने कमरे थे जिसका कोई मतलब भी नहीं था। ये लोग रुके नहीं, बस भागते रहे। एंड देन ये लोग फाइनली मेंशन के बाहर आ जाते हैं। ये मेंशन जो रेगिस्तान को चीरते हुए एक खूबसूरत जगह लग रही थी, वही उनको फ्रीडम लग रही थी। तारों से भरा हुआ आसमान और टिमटिमाती चांद की रोशनी और कुवैत शहर की थोड़ी मोड़ी आती हुई लाइट ये बता रही थी कि घर किस दिशा में है। वो अपने कारों तक भागते हुए कांपते हुए पहुंचते हैं। वो लोग भाग करके गाड़ियों के पास जाते हैं और उनको वहां पर वो दो गाड़ियां दिखती हैं जिससे वो लोग वाटर टावर से यहाँ तक आए थे। वो लोग फटाफट ड्राइवर से बोलते हैं कि यहाँ से बस चलो। सब लोग कार पे बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो लोग वाटर टावर तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग वाटर टावर तक पहुंचते हैं, उनको अपने शहर की लाइट दिखने लगती है और उनको थोड़ा सा सांस में सांस आती है कि चलो हम अपने मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। ये लोग थोड़ी देर में ही सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। नूरा और उसके पूरे मेंबर्स ने पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं था। वो लोग बस चले जा रहे थे और ना ही एक दूसरे से इस टॉपिक पे किसी ने भी बात की थी। वो लोग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जैसे तैसे वो लोग अपने घर पहुंचते हैं। अगले दिन होता है। दिन होते ही नूरा पुलिस स्टेशन जाती है। नूरा पूरी पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है। वो सब बताती है कि कैसे उन्हें बुलाया गया था और वहाँ पे क्या क्या हुआ था। और फिर नूरा उनको लोकेशन देती है जहाँ पे वो मेंशन था। वहाँ से चीजें बदल जाती हैं। पुलिस बोलती है आप भी हमारे साथ चलो और वो लोग निकल गए। वो लोग वाटर टावर के पास तो पहुंच गए। वाटर टावर तो था। वो लोग जैसे ही वाटर टावर को क्रॉस करते हैं, करीबन 2 घंटे चलने के बाद भी उनको वो मेंशन दिखाई नहीं देता है। और एक चीज जो पुलिस वालों ने भी देखी थी, वहां पर कोई तो गाड़ियां आई गई हैं क्योंकि वहां पर गाड़ियों के टायर के निशान थे। उनको वहां पर कोई भी मेंशन दिखाई नहीं देता है। तो पुलिस वाला बोलता है शायद आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा या फिर आप थक गई होंगी। नोरा को क्लियरली पता था कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो एकदम सच था। ये जो चीज हुई थी सिर्फ नोरा ने नहीं, उसके पूरे ग्रुप मेंबर ने भी फील किया था। पर उसको प्रूफ करने के लिए वहां पे कोई भी मेंशन नहीं था। और जब कुछ है ही नहीं तो वो उसको प्रूफ कैसे कर सकती है। नूरा को समझ आ गया कि उसके पास प्रूफ करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पुलिस वालों को बोल रहा ठीक है और पुलिस चली गई और वो भी अपने घर आ गई। घर आने के बाद वो अगले दिन लाइब्रेरी में जाती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। उसने काफी किताबें खोली लाइब्रेरी में, काफी कुछ पढ़ा, आर्टिकल्स भी पढ़े। उसको फाइनली बहुत सारी किताबें खुलने के बाद एक किताब मिलती है जहाँ पे उस मेंशन का जिक्र किया हुआ होता है। में लिखा तो था कि वहां पर एक मेंशन था हवेली जैसा बहुत बड़ा, पर वो 1987 में लास्ट टाइम यूज की गई थी। वो बाद में खंडर में बदल गई थी और देन उसको तोड़ दिया गया था। ये सब जानकारी लेने के बाद नूरा अपने घर आ जाती है और कुछ हफ्ते तक वो उसी आदमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिस आदमी ने नूरा को कॉल किया था। काफी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो नंबर निकलवाने की कोशिश की, उसने पूरी हिस्ट्री निकलवाई, बट वो वहां पे कोई भी कांटेक्ट उसको मिलता ही नहीं है। इवन उसको जो कुरियर आया था, यानी कि जो उस कुरियर में एडवांस आया था, और वहां पर भी इस कुरियर का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। नूरा समझ गई थी कि अब उसके पास प्रूफ करने के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसको सही साबित कर सके। इसके बाद नूरा ने सिंगिंग भी छोड़ दी थी, सिंगिंग करना छोड़ चुकी थी। उससे जब लोग इंटरव्यू लेते, उससे पूछते कि आपने सिंगिंग क्यों छोड़ी, तो नूरा नए नए बहाने बना करके टाल दिया करती थी। और उस दिन के बाद से नूरा ने आज तक कोई भी गाना नहीं गाया है। तो गाइस, क्या लगता है आप लोग को, ये स्टोरी सच हो सकती है या फेक हो सकता है? आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिन होते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो हो सकता है कि वो रात सच हो। लेकिन आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कितना मानते हो, कमेंट में जरूर बताना। और एक चीज है जो जिन के बारे में है कि अगर आपको जिन ऑफर करता है, और अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अगर अच्छे जिन है वो कोई चीज के लिए करने के लिए बोल रहे हैं, आप कर लो, खुशी खुशी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ना करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। जब तक वो चीजें करवाना चाहते हो सकता है कि नूरा के साथ या उसके क्रू मेंबर के साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसका रीजन ही यही था कि उन लोगों ने लगातार परफॉर्म किया, क्योंकि जिनकी वेडिंग थी उनको डांस करना था, उनको परफॉर्म करना था, और नूरा ने वैसा ही किया और लास्ट में वो परफॉर्म करने की बात गई, जिस वजह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। आप लोग को क्या लगता है?
आप लोग जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।